माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट के मैथमेटिक्स का पेपर है। और ये जो पेपर है वो प्राइमरी लेवल का है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये पेपर किसका है। तो सीटेट लेवल 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का पेपर है, प्राथमिक कक्षा का, जो कि फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास के लिए होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो जिसमें गणित के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग क्या 30 क्वेश्चन ही इसमें आते हैं, 30 मार्क्स के, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके शिक्षा शास्त्र यानी कि मैथ्स पेडागोगी से रिलेटेड होते हैं। तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे, जबकि आपको सभी प्रश्न 1 नंबर के होते हैं, 1 मार्क्स आपको मिलता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो ये जो पेपर है वो है 3 जनवरी 2022 का मैथ्स का पेपर। ये जो सीटेट का पेपर हुआ था 2021 वाले का, तो 3 जनवरी 2022 का ये पेपर हुआ था, जिसकी रेस्पॉन्स की जारी कर दी गई थी। और रेस्पॉन्स की से ही यानी कि रेस्पॉन्स की जो होती है यानी कि स्टूडेंट जो पेपर देते हैं उनका ऑफिशियल पेपर जारी किया जाता है। और ये जो रेस्पॉन्स की थी इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स के रिगार्डिंग। तो मैथ्स के इसमें 30 क्वेश्चन है, उनको हम आपको कराने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें सीटेट का जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर माह में प्रस्तावित है, यानी कि दिसंबर महीने में आपका पेपर होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2022 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए यहाँ पर तैयारी करेंगे, तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका जो था वो टेबल रिगार्डिंग क्वेश्चंस था। और इस प्रकार के क्वेश्चंस हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को यह तालिका दर्शाती है। नाम है, 3 लोग हैं, मानसी, हरमन और फैजल। 3 लोग हैं। समूह में पढ़ने से पहले के अंक 100 में से इनके मानसी के 67 थे, हरमन के 54 थे और फैजल के 63 थे। समूह में पढ़ने के बाद अंक 100 में से मानसी के 79 थे, हरमन के 60 थे और फैजल के 64 थे। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है, तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक क्या हैं। मतलब 100 में से यहाँ पर औसत क्या है और यहाँ पर औसत क्या है। तो औसत का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यही तो होता है। तो बस यहाँ से निकाल देंगे औसत। तो एवरेज अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इसका एवरेज निकालते हैं। तो इसका एवरेज आएगा 67 प्लस 54 प्लस 63। अपॉन में कितने हैं, ये 3 लोग हैं, तो 3 का डिवाइड लगा देंगे। तो ये आएगा आपका 3 और 7 10, 10 4 14 की 4, हासिल लगा 1, 6 5 11, 11 और 6 17 और 1 18 बटे 3। तो 3 छिक्के 18, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 61.33 आएगा। अब देखिए 61.33, पहले आपसे ये वाला पूछा गया है औसत अंक क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले ये है 100 में से पहले, मतलब समूह में पढ़ने से पहले अंक ये आते थे, तो औसत क्या था 61.33। यहाँ पर देखें इसमें 61.33 है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे। फर्स्ट ऑप्शन पहले वाली बात है कि औसत क्या क्या है, यानी कि पहला वाला आपका ये होना चाहिए 61.33, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा 71 आना चाहिए। अब दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, इनका कितना आ रहा है। तो 79, इनको सीधा सीधा जोड़ने का प्रयास करते हैं। 79 और 74 ये हो जाएगा आपका 80 और 73, 153, 153 और 60, 213 और बटे में कितना होगा, 3 लोग हैं, तो 3 सत्ते 21, 3 एकन 3, तो 71 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61.33 और 71 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, आसान सवाल है और ये पेपर का सवाल है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इस प्रकार का सवाल सममिति से, सिमेट्री से रिलेटेड आपका पूछा जाता है।
तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित अक्षरों के समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए सी को अगर ऐसे काटते हैं तो क्षैतिज काट दिया तो सममिति है, लेकिन अगर हम सी को ऐसे काटते हैं तो इसमें सममिति नहीं होगी, तो ये ऑप्शन आपका मिस्टेक हो गया, गलत है भाई, आगे जाने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स को अगर हम ऐसे काटते हैं तो सममिति है, और ऐसे काटते हैं तो भी सिमिट्री बन रही है। एच को देखते हैं भाई, एच को अगर हम ऐसे काटते हैं तो भी सिमिट्री बन रही है, और ऐसे काटते हैं तो भी सिमिट्री बन रही है। ओ को चेक करते हैं, अगर ओ को ऐसे सिमिट्री काटते हैं तो सिमिट्री बन रही है, और ऐसे भी सिमिट्री बन रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्यों नहीं है ये चेक कर लीजिए। देखिए बाई ऐसे दे रखा है कुछ, अगर आप ऐसे काटते हो तो सिमिट्री है, लेकिन ऐसे काटने पर सिमिट्री कहाँ बन रही है, नहीं बनेगी, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ ए में ही सिमिट्री नहीं बन रही है, फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए ये वाली ऐसे काट दोगे तो सिमिट्री नहीं बन रही है, ऐसे तो सिमिट्री बनेगी, ऊर्ध्वाधर तो सिमिट्री होगी लेकिन क्षैतिज सिमिट्री नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, XHO। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सही जवाब लगाइएगा भाई। राकेश और सानिया राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है, तो ये सेंटर बना लीजिए। और ये त्रिज्या हो गई आपकी। राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है, मतलब व्यास अगर इतना है d है तो त्रिज्या क्या होगी 2d होगी, तो ये बात तो गलत कह रहा है राकेश। सानिया कहती है त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास का आधा होता है, यानी कि व्यास का कर दें आधा, तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि आधा कितना हो जाएगा, रेडियस ही बनेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रश्न है पहला, दोनों गलत हैं, तो ये वाला भी देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलिए, ये गलत है, फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया, दोनों गलत हैं, तो दोनों तो गलत नहीं है, कौन सही है, सानिया सही है और राकेश गलत है। दोनों गलत है तो ये भी गलत हो गया। चलिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, राकेश सही है, राकेश तो गलत है, सानिया सही है और राकेश गलत है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल समकोण मिलेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर हम के में जाते हैं तो के में ये वाला एंगल समकोण तो होगा नहीं, 7 में जाते हैं तो ये वाला एंगल समकोण तो होगा नहीं, टी में जाते हैं तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये 90, तो टी तो सही है, बाकी के और 7 तो गलत है, तो गलत हो गया। क्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड चलते हैं, एक्स में देखते हैं तो ये वाला एंगल हो सकता है 90 डिग्री हो, अच्छा ये हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है ये वाले भी 90 डिग्री हो। 4 में अगर हम देखें तो ये वाला 90 तो मुझे लग नहीं रहा है, ये तो 90 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। एन में भी नहीं बनेगा ऐसे करके, ये वाला और ये वाला 90 नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा आता है एच, देखिए एच में कहाँ कहाँ एंगल बनना है, एक यहाँ बनेगा 90, एक यहाँ बनेगा 90, तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली 90 बन गए, तो एच में तो है। 5 में चेक करते हैं, देखिए 5 जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो 5 में यहाँ भी 90 हुआ, यहाँ भी 90 हुआ, यहाँ भी 90 हुआ और यहाँ भी 90 हुआ, तो 5 में बन रहा है। ई में चेक करते हैं, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा, तो ई में भी बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो यहाँ तो 3 में तो वैसे भी नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं। अब किसी संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं ये समझ लीजिए। देखिए 2 के गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा, तो संख्या के बराबर हो सकते हैं कि नहीं, 2 फैक्टर हो गए कि नहीं, तो संख्या के बराबर हो सकते हैं, संख्या से कम नहीं होंगे, अकेला ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। अब अगर हम 4 के फैक्टर करके देखते हैं तो 1 होगा, 4 होगा और 2 होगा,
तो संख्या से कम होंगे। क्लियर है? तो ये बोल रहा है संख्या के बराबर और संख्या से अधिक, तो अधिक तो नहीं होंगे, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अच्छा जी, संख्या के बराबर, ये भी गलत हो गया। तो संख्या के बराबर होंगे और संख्या से कम होंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये वाला बात भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है 5 व्यक्तियों की लंबाइयाँ नीचे दी गई हैं, इन लंबाइयों का योग मीटर में क्या है? तो आप इनको सबसे पहले जोड़ने का काम करेंगे। 161, 161, 156, 159 और 162। कितना होगा सरकार? जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 2 और 9 11, ये 56 बनेगा आपका। तो 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18 और 1 19, तो ये बन गया सरकार। 6 और 5 11 और 5 16 और 6 22 और 6 28, 28 और 1 29, 1 2 3 4 5 और 2 7, 799 बनेगा। कितना बनेगा? 799। तो ये बन जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 मीटर तो कंप्लीट है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो यही बच्चा, यही सही होगा। यहाँ पर 99 सेंटीमीटर होगा, जो कि मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1729 को रामानुज संख्या कहा जाता है, क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीके से दो संख्याओं के गणों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्म गणों के से यह संख्या प्राप्त होगी? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा, प्लस 12 का क्यूब कितना होगा? तो 144 में 12 का गुणा कर दो भाई, याद नहीं है तो 12 थी 36, 12 चौके 48। ठीक है, तो 8 और 1 9 बन रहा है। 12 थी 36, 12 चौके 48 और 4 52 और 12 एकन 12 और 5 17, तो 1729 ये तो बन रहा है। 9 और 8 को चेक करते हैं। तो 9 का जो क्यूब होगा वो नहीं बन पाएगा, 361 होगा। नहीं, 9 का क्यूब 361 क्यों होगा? तो 9 का क्यूब 81, 9 8 90 72, 729 होगा और 8 का 512 होगा, तो ये तो नहीं बन पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए 1 और 12 का हो जाएगा। 10 का कितना होगा? 1000 क्यूब, और 9 का कितना होगा? 729, तो ये बन जाएगा 1729। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फ़ोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, तो वे कितने समय बाद पुनः संदेश प्राप्त करेंगे? तो इस प्रकार का सवाल आए तो आप एक काम कीजिए, 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो मैं डायरेक्ट लेने का प्रयास करूँगा। तो 4 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बनेगा? 4 पंजे 20 और ये 15 बन जाएगा और ये 45 का 45 ही रहेगा। 5 से भाग लगाते तो 1 3 और ये 9 और यहाँ पे 9 आएगा। तो 9 पंजे 45, 45 चौका 180, तो 180 मिनट बाद ऐसा होगा। 180 मिनट बाद, इसको घंटे में चेंज करें तो 60 का भाग 6 3 18, तो 3 आवर्स बाद ऐसा हो जाएगा, 3 घंटे बाद। तो थर्ड ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटे पश्चात। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। तो आपको सही जवाब लगाना है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पता लगानी है, तो इसका एक ही तरीका है यहाँ से। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाएगा।
चलिए तो लगाते हैं पता। 3/4, 6/7, 1/2, 2/3, यहाँ लिख देते हैं कुछ यहाँ करके, 2/3 तक हो गया, 4/5 और 5/6। इन सब का एलसीएम देते हैं 5, 6, 3, 2 और 7 का। तो 7 गुणे 3, 5, 7, 3, 5, 4 तो आना ही चाहिए कम से कम। तो इसका एलसीएम थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको अगर हम कोशिश करते हैं, चलिए ऑप्शन से चेक करने का प्रयास करते हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। ऑप्शन से देखते हैं तो 6/7 का मतलब कितना होगा, 0.6 का मतलब 60 हो गया, 7×8 = 56 और बचेगा 7, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7×1 = 7, कुछ इतना आएगा, कॉमा 1/2 का मतलब 0.5 आएगा, 2/3 का मतलब कितना आएगा, तो 0.3×6 = 18, 3×6 = 18 ऐसे ही आता रहेगा, कॉमा ये आएगा 0.4×7 = 28 और बचेगा कितना 2, 4×5 = 20, ये कितना आएगा भाई, तो 0.5×8 = 40, कॉमा 0.4×7 = 28, 4×5 = 20, ये कितना आएगा 0.5, अच्छा जी ये बन जाएगा 0.5, और ये बनेगा 0. भाग लगाएंगे तो 7×8 = 56, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 7×1 = 7, कुछ इतना बनेगा। तो सबसे पहले बोला है सबसे बड़ी, तो 0.8 से भी बड़ा है 0.85, 0.6 ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, और सबसे छोटी तो 0.5 अगर देखा जाए तो इन सब में छोटा है, तो ये ऑप्शन उल्टा दे रखा है, नहीं तो ये भी सही हो जाता है, ये तो दोनों वैसे ही गलत हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, थोड़ा समय लग सकता है डिवाइड मेथड से, लेकिन आसान है। अगर आप पेन से कर रहे हैं तो फिर दूसरे मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को लगाइए, राइट आंसर क्या होगा। पैटर्न को देखिए तथा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स पर सही जवाब लिखिए। 1+3, जब आप 1 को और 3 को जोड़ते हो तो कितना आता है, 4 आता है, यानी कि दो विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ रहे हो, 1 से स्टार्ट होने वाली, तो 4 आ रहा है। 1, 3, 5 को जोड़ रहे हो तो 9 आ रहा है। 1, 3, 5, 7 को जोड़ रहे हो तो 4 आ रहा है। 1, 3, 5, 7, 9 को जोड़ रहे हो तो 25 आ रहा है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 को जोड़ोगे तो क्या आएगा। अब देखिए इसको सीधा सीधा समझने का प्रयास कीजिए। जब दो 1 से स्टार्ट होने वाली विषम क्रमागत संख्या है तो 2 का स्क्वायर बन रहा है 4, यहाँ 3 संख्या है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 संख्या है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 बनना है तो 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सरकार, 81, और 81 इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 81 इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऐसे सवाल पेपर में जरूर पूछे जाते हैं भाई। एक तो टेबल वाला पहले सवाल आ ही गया था, कुछ टेबल थी नहीं लेकिन था उसी प्रकार का। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। पढ़ने का खेल अच्छा होना चाहिए भाई। क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। क्वेश्चन है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। लेखन सामग्री, पेंसिलों का एक पैकेट 22 रुपये का आता है, कलम की एक पैकेट 37 रुपये 50 पैसे की आती है, एक रबड़ 3.5 रुपये की आती है, एक शार्पनर 4.5 रुपये का आता है, पेस्टल कागज़ सीट का एक पैकेट 48 रुपये का आता है, और एक रेखनी रूलर 10 रुपये की आती है। अब यहाँ पूछा है, हरप्रीत ने एक पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट कलम, 3 रबड़ की पेंसिल, एक शार्पनर, एक पेस्टल शीट के 2 पैकेट और एक रेखनी खरीदी, तो उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ।
देखिए अरमीत ने एक पैकेट पेंसिल, तो एक पैकेट पेंसिल कितने रुपए की आएगी? 22 रुपये की आएगी। क्लियर है। दो पैकेट कलम, कलम कितने की आती है? 37.5 रुपये की। तो दो पैकेट कितने की हो जाएगी? 35 दूनी 70, ढाई दूनी 5, तो 75 रुपये की हो जाएंगी दो पैकेट। क्लियर है। आगे बोला है तीन रबड़, एक रबड़ 3.5 रुपये की आती है, तो तीन रबड़ कितने की आएंगी? 3 × 9 10.5 रुपये की। तो ये 10.50, 10.5 रुपये की। क्लियर है। आगे बोला है एक शार्पनर, एक शार्पनर कितने का आता है? 4.5 रुपये का। अच्छा जी। एक पेस्टल सीट के दो पैकेट, पेस्टल सीट के कितने? दो पैकेट, 48 दूनी 96 रुपये के आएंगे। और एक रेखनी खरीदी, तो रेखनी कितने की आएगी? 10 रुपये की। 00। इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0, 5 5 10, हासिल लगा 1, 0 और 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 1 18, 1 9 10, 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, यानी कि 218 रुपये के हो जाएंगे पूरा मटेरियल। तो 193 तो गलत ही हो गया, 185 गलत हो गया, 236 गलत हो गया, 218 रुपये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10,011 को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? देखिए 101 से भाग लगाना है 10,011 को, तो एक बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा? 9 बार। गुणा करते हैं तो 9, 0 और ये 9, 909। घटाते हैं तो 10 में 11 में से 9 गए तो 2, भाई 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ कितना बचेंगे? चलिए तो यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ बचेंगे आपके 9, और यहाँ 9 में से 9 गया, ये तो निपट ही गया भाई। तो कितने बचे आपका? बचा यहाँ पर कुल मिलाकर 92 बचे। तो एक को नोट कर लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 909 हो जाएगा ये। तो अब की बार कितना बचेगा? तो 21 में से इसको निपटाएंगे तो 99। हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा है रिमाइंडर कितना बचेगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 1 और 11, 12 रिमाइंडर बचेगा। तो शेषफल आपसे पूछा था, शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल आपका हो जाएगा यहाँ पर 12। 9 गलत, 11 गलत, 13 गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है। पहली बात तो ये प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भागित हो जाती है। तो 16 से भागित होने के लिए, 20 से भागित होने के लिए 5 से डिवाइड होना चाहिए और 4 से होना चाहिए। 16 से ही होना चाहिए। 24 में क्या है? 3 से डिविजिबल जरूर होना चाहिए और 8 से होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 से डिविजिबल चेक करते हैं। देखिए 1600 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। 6 4 10 1600 डिविजिबल नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। अब बात आती है 3600। 3600 16 से है कि नहीं, ये देखो पहले। तो 16 दूनी 32, बचेंगे 8, 16 दूनी 32 बचे 4, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 228 बार ये तो जा रहा है। तो ये 16 से भी जा रहा है, 3600, 20 से भी जा रहा है, और 24 से। 3600 24 से चेक कर लेते हैं अब की बार। 3600 को 24 से और चेक कर लीजिए। तो 6 से काटिए, 6 से काटिए, 6 6 36 00, 6 4 24, इससे ये निपट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा। ये तो बड़ी संख्या बन जाएगी अगर होगी भी तो सेकंड ऑप्शन 3600 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल आपके पेपर में आए थे। क्वेश्चन है 7 8 6 3 6 4 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। तो संख्या क्या है? 7 8 6 3 6 4। इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ 0 प्लेस वैल्यू, और यहाँ पर जो होगी 6000। इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा?
6 से 6 से करेंगे 36, 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो बनेंगे। तो 36 के बाद 4 जीरो चेक कर लीजिए, तो ये तो गलत हो गया। 36 के बाद 4 जीरो हैं, ठीक है, ये भी गलत हो गया, 3 जीरो, ये 36 ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े पेडागॉजी से रिलेटेड पूछे जाएंगे और इस प्रकार के सवाल पेपर में पूछे भी जाते हैं, आते भी हैं। 4 अंकों 7, 8, 4, 6 को लीजिए। इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। 4 अंकों वाली सबसे छोटी क्या होगी, तो 4, 6, 7, 8 हो जाएगी, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 8, 7, 6, 4 हो जाएगी सबसे बड़ी। बनाएं कि कोई भी अंक इनमें से दोबारा ना आए, सरकार नहीं आएगा, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। छात्रों के विविध जवाबों के बाद वे छात्रों से पूछती हैं, आपने जो संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। मतलब यहाँ चिंतन का काम आपको करना पड़ेगा, समझने का काम, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको समझना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं कि कोई के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनी, अपनी क्रियाविधि को लिखिए। तो यानी क्रियाविधि लिखने के बारे में बोतला है, और आप बताइए कि ऐसा कैसे हुआ। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में अति उपयुक्त है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, छात्रों को अपने ही उत्तरों को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों को आंकने में लगने वाले समय को बचा रही है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। शिक्षिका छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में व्यस्त रखती है, आप स्टूडेंट्स को व्यस्त रखने का काम नहीं करेंगे। शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उनकी चिंतन प्रक्रिया, उनको उनके उत्तर कैसे आए, वो कैसे समझ सके, उसको समझना चाहती है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षिका उन छात्रों को भ्रमित कर रही है, शिक्षक कभी भी छात्रों को भ्रमित नहीं करते हैं, शिक्षिका कभी भी छात्रों को भ्रमित नहीं करेगी। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है। रचनात्मक आकलन का मतलब होता है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, और एक होता है समेटिव असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक आकलन। तो दो प्रकार के आकलन होते हैं, एक होता है रचनात्मक आकलन और एक होता है योगात्मक आकलन। देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये आपका कब लिया जाता है, आफ्टर द ये जो समेटिव असेसमेंट है ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द स्टडी लिया जाता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बीच में टीचर आपकी कॉन्टीन्यूस एवेल्यूशन कर रहा है, तो वहाँ पर ये असेसमेंट आपका किया जाता है। बीच बीच में जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं वो आपकी समेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन फाइनल ईयर एग्जाम जो होता है, जैसे आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। तो दो प्रकार का होता है, तो सत्रांत परीक्षा होती है। रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है, तो सत्रांत परीक्षा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा था, टर्म एंड एग्जामिनेशन। ये अच्छा, टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन ये आपका ऐसे होता है, माफ़ कीजिएगा, और जो FA होता है वो आपका ड्यूरिंग द एग्जाम होता है। उल्टा बोल दिया, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित इबारती सवाल शब्द समस्या रखते हैं। समाचार पत्र की प्रति में 12 पन्ने हैं, हर रोज 10,500 प्रतियां छपती हैं, कुल कितने प्रश्न हर रोज छपते हैं। एक छात्र जवाब देता है 1,25,000 से 1,30,000 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में सही है। शिक्षिका छात्रों को गलत उत्तर देने के लिए हतोत्साहित करना चाहती है। शिक्षक कभी भी स्टूडेंट्स को, छात्रों को गलत उत्तर देने के लिए हतोत्साहित करने का तो काम करेंगे नहीं, सिर्फ प्रोत्साहित काम करना जानते हैं। तो शिक्षक को सिर्फ प्रोत्साहित ही करना होता है, यहाँ हतोत्साहित तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो गलत उत्तर क्यों करेंगे। अनुमान रोजमर्रा के गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक छात्रों के अनुमानित उत्तर के लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। ये भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं उसको भी। शिक्षक छात्रों के जवाब में नज़रअंदाज करना चाहिए, नज़रअंदाज कभी भी नहीं करेगा। कलन विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकदम सही उत्तर, गणित में एकदम सही उत्तर चाहिए, इसलिए अनुमान
की गणित में प्रासंगिकता नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो जाएगा, बेस्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के सीखने के संदर्भ में कक्षा के भावी परिवेश की परिकल्पना दृष्टि को निरूपित करता है। छात्र समूह में काम कर रहे हैं और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध जोड़ते हुए प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियां खोज रहे हैं। काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। छात्र पाठ्य पुस्तक के अभ्यास को हल कर रही है जो शिक्षक द्वारा हल किए गए उदाहरण पर आधारित हैं। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया पर मनन कर रहे हैं और गलतियों को अधिगम के अवसरों के तौर पर देख रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो सी तो बिल्कुल सही होगा भाई। तो सी सिर्फ एक में इन दो में तो है ही नहीं, तो इनको तो हटा ही दीजिए ए बी को। अब यहाँ पर डी को देख लेते हैं। छात्र प्रश्नों को हल श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर नकल कर कर लिख रहे हैं, तो नकल करके कभी नहीं लिखेंगे, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और आपका सी, फर्स्ट और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को व्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा? तो पाठ्यपुस्तक से हल किए गए उदाहरणों पर चर्चा करना, विविध रेल समय सारणियों और समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों को आदि का उपयोग करना, आंकड़ों के निरूपण में विभिन्न तरीके की व्याख्या करना, उन आंकड़ों को निरूपित करने के विविध औपचारिक तरीकों को अवगत कराना। एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक के अधिगम के परिणामों को प्राप्त करेगा? पाठ्यपुस्तक में से हल किए गए उदाहरणों पर चर्चा करना, ये वाली बात ठीक लग रही है। विविध रेल समय सारणियों, समाचार पत्र, प्रकाश सर्वेक्षण का उपयोग करना, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में विभिन्न संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है? श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर भिन्न को P/Q के रूप में लिखकर Q डज नॉट इक्वल टू चिन्हों को समझाना। वैसे P/Q के फॉर्मेट की बात करें तो आफ्टर 6 क्लास यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। भिन्न उदाहरण लिखना और तब भिन्न को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा पर चिह्नित करना। वृत्तों, आयताकार पट्टियों के सममित कट आउट्स के साथ विभिन्न भिन्नों को निरूपित कर कागजों को मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही है। जैसे आप वृत्त बना दीजिए, आयत बना दीजिए, उसे काट कर बताइए कि ये 1/2 हिस्सा हो गया, इसको काट के बताइए कि इसका ये 1/4 हिस्सा होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है एक शिक्षक के लिए, अगर आप एक शिक्षक के रूप में इस प्रकार से समझाते हैं स्टूडेंट्स को प्राथमिक लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा में से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त है? शिक्षिका को विद्यार्थियों की गणित में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण करने की सहायता करनी चाहिए। स्मरण रूट मेमोराइजेशन को आप यहाँ पर बल नहीं देंगे। शिक्षक को गणित समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित के विद्यार्थियों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। काफ़ी ठीक लग रहा है। गणित की भाषा को सीखने में विद्यार्थियों की सहायता है, तो शिक्षक केवल गणित के इबारती प्रश्न केवल नहीं आएगा, शिक्षक को कक्षा में महत्वपूर्ण गणितीय चिन्हों और सूत्रों का प्रकट नहीं करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों का वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास के वेनेले के सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर होगी? तो अगर वो वर्गीकरण कर पा रही है, क्लासिफिकेशन कर पा रही है द्विविम आकृतियों का, तो द्विविम आकृतियों की बात करें तो आपका रेक्टेंगल होगा, आपका स्क्वायर होगा, आपका ट्राइंगल होगा,
आपका सर्कल होगा, ये सभी द्विविम आकृतियां होती हैं। इनका अगर विभेदन कर पा रही है, उनका वर्गीकरण कर पा रही है, क्लासिफिकेशन कर पा रही है, तो उनके विश्लेषण के अवस्था पर है, ज्यामितीय विवेचन के विश्लेषण के स्तर पर है, एनालिसिस वो उनका कर पा रही है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती प्रश्न रखते हैं। क्या रखते हैं? समीना 9 बजे 10 मिनट पर सोने जाती है। कृति समीना के 10 मिनट सोने जाती है। कृति किस समय पर सोने गई? एक छात्र ने जवाब दिया कि 20 मिनट। उसने समझाया। प्रश्न में कहा गया है कि कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई, तो उत्तर में जवाब में 20 ही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र के लिए यह उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है अवबोध अर्थबोध की त्रुटि का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बल देता है कि स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा क्योंकि यह विद्यार्थियों की आजीविका कमाने के कौशल में विकास में सहायता करता है। सिर्फ यहाँ आप आजीविका के लिए गणित को नहीं पढ़ते हैं, ये गलत बात है। यह विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने में प्रोत्साहित करता है। बात ठीक लग रही है, तो बी ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होना चाहिए। ए और डी गलत, डी गलत, ए और सी गलत, ये सही हो जाएगा। गणित की अमूर्त संकल्पना को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है, तो सी भी सही है। यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के मनोरंजन का गणित को मनोरंजन के लिए सिर्फ नहीं पढ़ाया जाता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बात बी और सी बिल्कुल सही दे रखी है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के साधन के उपयुक्त हैं? तो अगर यहाँ पर उनको समस्या है तो सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं उसके लिए होनी चाहिए, तो बी तो आपका ऑप्शन में आना चाहिए। तो ये गलत, ये वाला गलत। तो बच्चे ये सी और डी में से कौन सा सही है? रचनात्मक आकलन और आपका योगात्मक आकलन, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं हर एक स्टूडेंट के लिए छोड़ता हूं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, इसका आंसर आप लोग राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की कक्षा में एक छात्र योग पर समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से उंगलियां गिनता है। 3+9 को ऐसे लिखता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9+3 को तो 10 11 12। विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अति उपयुक्त है? इस प्रक्रिया की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कलन विधि आधारित है। गलत बात है, उपेक्षा तो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो उंगलियों पर कर रहे हैं। अगर वो उंगलियों पर कर रहे हैं तो भी ये एक सही है, लेकिन वहाँ पर उनको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल अगर करना सीख जाएंगे तो इस समस्या को हल कर देंगे। और क्रम विनिमय नियम की कमी के कारण ही आप ऐसा वो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी गणित की समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। पश्चिगामी रूप से हल करना होना चाहिए। चित्रात्मक निरूपण होना चाहिए। प्रयास एवं त्रुटि होनी चाहिए, लेकिन रटकर याद करना, स्मरण करना, ये समस्या समाधान की रणनीति नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आप रोट मेमोराइजेशन को यहाँ पर सही नहीं मानकर चलेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो बिल्कुल ही नहीं मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष एक प्रश्न रखते प्रस्तुत करते हैं। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखिए जिसका जोड़ योगफल ऋणात्मक पूर्णांक है। उपयुक्त प्रश्न उदाहरण है, तो खुले सिरे वाले प्रश्न हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन इसको कहा जाता है। ओपन एंडेड क्यों कहा जाता है? जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं उनको ओपन एंडेड कहा जाता है। लेकिन बंद सिरे में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, तो ये भी गलत। स्मरण आधारित गलत है, बहुविकल्पीय ये नहीं है। आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है, कई सारे आंसर इसके हो सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित
कथनोव को पढ़िए। चलिए इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सीटेट की तैयारी करने वाला सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहाँ खो गए, मेरे को पता ही नहीं। आप लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं हमसे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सीटेट से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट PDF सब कुछ यहाँ पर फ्री में दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।